एनसीईआरटी मंथन में स्वागत है। नमस्कार। इस श्रृंखला में हम एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत राजनीति पुस्तक के आईने में भारत के संवैधानिक विकास की परतों को खोल रहे हैं। पिछले सत्र में हमने 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधारों पर बात की थी। जी, और आज हमारी चर्चा का केंद्र है भारत सरकार अधिनियम 1919। इसे आमतौर पर मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, और हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। सरकारी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी और एसएससी की तैयारी कर रहे साथियों के लिए तथ्यात्मक जानकारी, मतलब जो एमसीक्यूज में काम आए, और विश्लेषणात्मक समझ जो मुख्य परीक्षा के उत्तर लिखने में मदद करे, दोनों प्रदान करना। हाँ, और इसके लिए हम अपने स्रोत एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत पर आधारित नोट्स का गहन विश्लेषण करेंगे, एक तरह से मंथन करेंगे। बिल्कुल। तो फिर शुरू करते हैं। किसी भी अधिनियम को समझने के लिए, जैसा आपने कहा, उसकी पृष्ठभूमि यानी वो किन हालात में लाया गया, ये जानना बहुत जरूरी है। सही कहा। तो 1919 के आसपास का माहौल कैसा था? पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला, वो अभी खत्म हुआ था। हाँ, और भारत का योगदान बहुत बड़ा था उसमें। अविश्वसनीय योगदान था। करीब 13 लाख सैनिक भेजे और 100 मिलियन की भारी भरकम आर्थिक मदद दी। तो उम्मीदें तो थीं कि भाई कुछ राजनीति के नाम मिलेगा। बिल्कुल, उम्मीदें बढ़ना स्वाभाविक था। और सिर्फ उम्मीदें ही नहीं थी, राजनीतिक सरगर्मी भी तेज थी। 1916 में देखिए, लखनऊ समझौता हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। हाँ, जिसमें दोनों ने मिलकर स्वशासन की मांग रखी थी। जी, लेकिन फिर सरकार का रवैया देखिए। 1919 में ही पहले वो दमनकारी रॉलेट एक्ट ले आए, और फिर वो भयानक जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को। उसने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। गुस्सा बहुत बढ़ गया था। हाँ, और ये भी साफ हो गया था कि 1909 के सुधार, वो मॉर्ले-मिंटो वाले, वो बस दिखावा थे। उनमें कोई असली शक्ति देने का इरादा नहीं था। सिर्फ सलाहकार परिषदें बढ़ाने जैसा था वो तो। बिल्कुल। तो इसी बढ़ते असंतोष के बीच और बदलती दुनिया के हालात में ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा। तब भारत सचिव थे एडविन मॉन्टेग्यू। उन्होंने 20 अगस्त 1917 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा की। ये बहुत ऐतिहासिक थी। हाँ, उसमें पहली बार आधिकारिक तौर पर उत्तरदायी सरकार की बात की गई थी, है ना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जी हाँ, उत्तरदायी सरकार शब्द बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा कि ये क्रमिक होगा, धीरे धीरे होगा, और इसका समय और तरीका ब्रिटिश सरकार ही तय करेगी। अच्छा, मतलब नियंत्रण अपने ही हाथ में रखना था। हाँ, इरादा तो यही था। इसी घोषणा के बाद मॉन्टेग्यू और तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत आए, दौरा किया और 1918 में अपनी रिपोर्ट पेश की, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। और उसी रिपोर्ट के आधार पर ये 1919 का अधिनियम बना। हाँ, उसी की सिफारिशों पर। और उसकी सबसे मुख्य सिफारिश थी प्रांतों में द्वैत शासन, डायरकी। इस घोषणा और सुधारों के पीछे ब्रिटेन की अपनी मजबूरियां भी तो रही होंगी, युद्ध का असर या कुछ और। निश्चित तौर पर। देखिए, एक तो युद्ध के बाद ब्रिटेन खुद बदला हुआ था, वहां भी थोड़ी उदारवादी हवा बह रही थी। फिर 1917 में रूस में क्रांति हो गई थी। हाँ, बोल्शेविक क्रांति। उसने दुनिया भर के साम्राज्यों को डरा दिया था। उन्हें डर था कि अगर भारत में असंतोष ज्यादा बढ़ा तो कहीं यहां भी वैसा कुछ ना हो जाए। और भारत के अंदर का दबाव, होम रूल लीग वगैरह। हाँ, बिल्कुल। एनी बेसेंट और तिलक की होम रूल लीग ने स्वशासन की मांग को बहुत लोकप्रिय बना दिया था, और गांधी जी भी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारतीय राजनीति में सक्रिय हो चुके थे। एक बड़े आंदोलन की आहट सुनाई दे रही थी। तो क्या इन सुधारों का एक मकसद ये भी था कि राष्ट्रवादियों में फूट डाली जाए, नरम दल को खुश करके गरम दल को अलग थलग किया जाए? ये तो ब्रिटिश नीति का हिस्सा हमेशा से रहा है, गाजर और छड़ी वाली नीति। थोड़ी रियायतें दो, आंदोलन को धीमा करो और मुख्य नियंत्रण अपने पास रखो। इसके अलावा आर्थिक कारण भी थे। युद्ध के बाद महंगाई बहुत बढ़ गई थी, लोग परेशान थे, और फिर 1919 में ही खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। हाँ, जो बाद में असहयोग आंदोलन से जुड़ गया था। जी, उसने भी सरकार पर दबाव बनाया कि कुछ तो संवैधानिक सुधार दिखाने ही पड़ेंगे। तो ये थी वो जटिल पृष्ठभूमि जिसमें 1919 का अधिनियम आया। चलिए अब इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान पर आते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन, डायरकी। ये व्यवस्था आखिर थी क्या? हाँ, ये इस एक्ट का कह सकते हैं दिल था, और समझना जरूरी है कि ये काम कैसे करता था, या कहें कि कैसे नहीं करता था। अच्छा। इसके तहत प्रांतीय सरकार के जो विषय थे, मतलब जिन पर वो काम कर सकती थी,
उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक थे हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। इनमें कौन से विभाग आते थे? इनमें आमतौर पर वो विभाग थे जिन्हें कम महत्वपूर्ण समझा जाता था, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय स्वशासन वगैरह। और इनका प्रशासन कौन देखता था? इनका प्रशासन भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया। ये मंत्री प्रांतीय विधान परिषद के चुने हुए सदस्यों में से होते थे और उसी परिषद के प्रति, मतलब लेजिस्लेचर के प्रति, उत्तरदायी थे। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, भारतीय मंत्रियों को जिम्मेदारी मिली। हाँ, कागज पर तो यही लगता है, लेकिन असली खेल दूसरे हिस्से में था, आरक्षित विषय, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। अच्छा, इनमें क्या था? इन सारे महत्वपूर्ण विभाग थे। वित्त यानी पैसा, भू राजस्व, पुलिस, न्याय, सिंचाई, ये सब। ओह, मतलब असली पावर वाले विभाग। बिल्कुल। और इनका प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जरिए करता था। इसमें ब्रिटिश अधिकारी होते थे और वो विधान परिषद के प्रति जवाबदेह नहीं थे, वो सीधे गवर्नर के प्रति जवाबदेह थे। यानी पैसे का कंट्रोल, कानून व्यवस्था का कंट्रोल वो अंग्रेजों के पास, और स्कूल अस्पताल चलाने की जिम्मेदारी भारतीयों की। ये तो अजीब बात हुई। अजीब ही नहीं, ये चलने वाली व्यवस्था ही नहीं थी। दिक्कत क्या थी कि किसी भी विभाग को, मान लीजिए शिक्षा या स्वास्थ्य को चलाने के लिए पैसा चाहिए। हाँ बिल्कुल। और पैसा यानी वित्त विभाग, वो आरक्षित था गवर्नर के आदमी के पास। तो भारतीय मंत्री अक्सर शिकायत करते थे कि हमें काम करने के लिए फंड ही नहीं मिलता। ये तो टकराव वाली स्थिति हो गई। टकराव तो होना ही था, और ऊपर से गवर्नर के पास वीटो पावर थी। वो किसी भी मामले पर, चाहे वो हस्तांतरित विषय ही क्यों ना हो, मंत्रियों की सलाह मानने से इनकार कर सकता था, अपना फैसला थोप सकता था। तो फिर मंत्रियों की जिम्मेदारी का क्या मतलब रहा? कोई मतलब नहीं रहा असल में। जिम्मेदारी बिना अधिकार के, साधन भी नहीं, अधिकार भी नहीं। इसीलिए ये द्वैध शासन बुरी तरह फेल हुआ। इसमें टकराव तो लिखा ही हुआ था। ये तो वाकई एक जटिल और शायद विफल होने के लिए ही बनी व्यवस्था लगती है। खैर, प्रांतों से हटकर अगर केंद्र की बात करें तो केंद्रीय विधानमंडल में क्या बदलाव हुए? केंद्र में भी एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। पहली बार भारत में केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया, बाइकैमरल, जैसे आज लोकसभा, राज्यसभा हैं। अच्छा, तो उस समय इनके नाम क्या थे? उस समय इन्हें कहा गया केंद्रीय विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये निचला सदन था, और राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, ये ऊपरी सदन था। और इनकी बनावट कैसी थी? सदस्य कौन होते थे, चुने हुए या मनोनीत? दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था, ये एक अहम बात थी। विधानसभा ज्यादा बड़ी थी, 145 सदस्य थे, जिनमें से 104 निर्वाचित थे। और राज्य परिषद में? राज्य परिषद में 60 सदस्य थे, जिनमें से 34 निर्वाचित होते थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। वो क्या? वो ये कि ये चुनाव आज की तरह नहीं थे। वोट डालने का अधिकार सबको नहीं था। तो फिर वोट कौन दे सकता था? क्या आम आदमी को वोटिंग राइट मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। मताधिकार बहुत ही सीमित था। मतलब कुछ खास शर्तें थीं, या तो आपके पास काफी संपत्ति हो, या आप सरकार को अच्छा खासा टैक्स देते हो, या फिर एक निश्चित स्तर की शिक्षा हो। कितने लोगों को मिला होगा अंदाजन? अनुमान है कि उस समय की कुल वयस्क आबादी के शायद मुश्किल से 10% लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, बस। सिर्फ 10%? ये तो नामात्र का प्रतिनिधित्व हुआ। महिलाओं के लिए कुछ था? हाँ, एक और बात, प्रांतों में पहली बार महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला, पर वो भी बहुत सीमित आधार पर, केंद्र में नहीं। हाँ, अच्छा। और प्रांतीय विधान परिषदों का क्या हुआ? उनका भी विस्तार हुआ था? हाँ, प्रांतीय विधान परिषदों का भी विस्तार किया गया। अलग अलग प्रांतों में सदस्य संख्या बढ़ाई गई, और खास बात ये थी कि इनमें लगभग 70% सदस्य अब चुने हुए होते थे। चुनाव कहीं सीधे होते थे, कहीं अप्रत्यक्ष। ठीक है। और वो जो 1909 में एक विवादास्पद चीज शुरू हुई थी, पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मुसलमानों के लिए, उसका क्या हुआ इस एक्ट में? ये एक और बहुत अहम और कह सकते हैं दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। 1909 में जो व्यवस्था मुसलमानों के लिए शुरू की गई थी, उसे ना केवल जारी रखा गया, बल्कि उसका विस्तार कर दिया गया। विस्तार मतलब और समुदायों के लिए भी? हाँ, अब ये सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों पर भी लागू कर दी गई। यानी एक सिख प्रतिनिधि को केवल सिख वोटर ही चुनेंगे, ईसाई को ईसाई वोटर। बिल्कुल यही। आलोचक तो इसे सीधे सीधे बांटो और राज करो की नीति का हिस्सा मानते होंगे। बिल्कुल मानते थे, और काफी हद तक सही भी थे। इसने अलग अलग धार्मिक समुदायों को राजनीतिक रूप से और अलग कर दिया।
राष्ट्रीय एकता की भावना के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ। इसका असर आगे चलकर बहुत खराब हुआ। इन बढ़ी हुई विधान परिषदों को शक्तियां क्या मिली? क्या वे कानून बना सकती थीं, बजट पास कर सकती थीं? उन्हें कुछ शक्तियां दी गईं, पर बहुत सीमाओं के साथ। वो बजट पर बहस कर सकती थीं, लेकिन पूरे बजट पर वोट नहीं कर सकती थीं, सिर्फ कुछ हिस्सों पर। अच्छा। हाँ, वो सवाल पूछ सकती थीं, प्रस्ताव ला सकती थीं, कानून भी बना सकती थीं, लेकिन फिर वही लेकिन गवर्नर प्रांतों में और वायसराय केंद्र में के पास असली ताकत थी। उनके पास वीटो पावर तो होगी ही। वीटो पावर थी। वो किसी भी बिल को पास करने से मना कर सकते थे, और अगर परिषद किसी बिल को पास न करे लेकिन गवर्नर या वायसराय को लगे कि ये जरूरी है, तो वो उसे अपनी प्रमाणीकरण या सर्टिफिकेशन की शक्ति से कानून बना सकते थे। मतलब परिषद की मर्जी के बिना भी। हाँ, और वे अध्यादेश ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते थे, जिनका असर कानून जैसा ही होता था। तो असल में नियंत्रण की चाबी उन्हीं के हाथ में रही। यानी सुधारों का एक पर्दा जरूर डाला गया, पर पीछे ढांचा वही पुराना था। कुछ और छोटे मोटे प्रावधान भी थे इस एक्ट में? जी हाँ, कुछ और बातें भी थीं। जैसे वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो उस समय की कैबिनेट जैसी होती थी, उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। पहले 8 में से सिर्फ 1 भारतीय होता था, अब 3 हो सकते थे। ये एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है। हाँ, कुछ हद तक। इसके अलावा लंदन में एक नया पद बनाया गया, भारत के लिए उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। इनका काम था भारत सरकार के लिए सामान खरीदना, व्यापारिक मामले देखना वगैरह। इससे भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का बोझ कुछ कम हुआ होगा? हाँ, उसके कुछ काम कम हुए, लेकिन भारत सचिव का जो भारत के प्रशासन पर अंतिम नियंत्रण था, उसमें कोई कमी नहीं आई। वो लंदन में बैठकर सबसे ताकतवर बना रहा। ठीक है, तो ये थे इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान। अब ये देखते हैं कि जब ये दिसंबर 1919 में पास होकर 1921 में लागू हुआ, तो जमीन पर क्या हुआ? उस दौर में क्या बड़ी घटनाएं हो रही थीं? वो दौर तो भारतीय इतिहास में बहुत ही उथल-पुथल का था। जैसा हमने कहा, द्वैत शासन 1921 में लागू हुआ, लेकिन अनुभव बहुत ही खराब रहा। कैसे? लगभग हर प्रांत से मंत्रियों और गवर्नर के बीच टकराव की खबरें आती थीं, फंड्स को लेकर, अधिकारों को लेकर। बंगाल में तो मशहूर नेता चित्तरंजन दास, CR दास मंत्री बने थे, लेकिन वो इतने निराश हुए इस व्यवस्था से कि उन्होंने जल्द ही इस्तीफा दे दिया। और चुनावों का क्या हुआ? 1920 में चुनाव हुए थे ना, इसके तहत कांग्रेस ने हिस्सा लिया? चुनाव हुए 1920 में, लेकिन कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में इन सुधारों को अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक बताया, और उन्होंने चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया। बहिष्कार? हाँ, और 1920 में ही उन्होंने अपना प्रसिद्ध असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। इस बहिष्कार की वजह से चुनावों में वोटिंग बहुत कम हुई। कहीं-कहीं तो सिर्फ 20-25% लोगों ने ही वोट डाला। यानी अधिनियम लागू होते ही देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ने उसका विरोध कर दिया। बिल्कुल। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 इस अधिनियम के लागू होने के समय की सबसे बड़ी घटना थी। लाखों लोग इसमें शामिल हुए, सरकारी नौकरियां छोड़ी, स्कूल कॉलेज छोड़े, अदालतों का बहिष्कार किया। हाँ, हालांकि 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था। लेकिन उसने माहौल तो बदल ही दिया था। इस दौर में सांप्रदायिक तनाव की भी बात होती है। हाँ, वो भी एक पहलू था। देखिए, एक तरफ तो असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन जुड़ा, जिसने हिंदू मुस्लिम एकता का एक बड़ा उदाहरण पेश किया। हाँ, वो तो अभूतपूर्व था। लेकिन दूसरी तरफ 1921 में केरल के मालाबार इलाके में मोपला विद्रोह हुआ। शुरू तो वो जमींदारों के खिलाफ किसानों के गुस्से से हुआ था, लेकिन बाद में उसने सांप्रदायिक रंग ले लिया। उससे रिश्तों में कड़वाहट आई। और आर्थिक स्थिति कैसी थी? युद्ध के बाद महंगाई बहुत थी। हाँ। आर्थिक मंदी का दौर था। आम आदमी की मुश्किलें बढ़ी हुई थी। कोई और खास घटनाक्रम उस समय का? हाँ, कई चीजें थीं। जलियांवाला बाग की जांच के लिए 1919 में हंटर कमीशन बना, लेकिन उसकी रिपोर्ट से कोई संतुष्ट नहीं हुआ। 1920 में तुर्की के साथ जो संधि हुई, उससे खिलाफत आंदोलन का मुद्दा ही लगभग खत्म हो गया। अच्छा। 1921 में देसी रियासतों के राजाओं, नवाबों के लिए नरेंद्र मंडल चेंबर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 1919 में लीग ऑफ नेशंस बना। आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन के सिद्धांतों की बातें होने लगी। हाँ, उसका असर भारत पर भी पड़ा होगा। बिल्कुल। और 1921 में आयरलैंड को आज़ादी मिली, उससे भी भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरणा मिली। तो कुल मिलाकर बहुत कुछ चल रहा था उस समय। वाकई बहुत ही घटनापूर्ण समय था।
अब अगर हम इस अधिनियम के संवैधानिक महत्व को देखें तो भारत के संवैधानिक विकास की जो लंबी कहानी है उसमें इसे कहाँ रखा जाए? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। भले ही ये अपने आप में बहुत सफल ना रहा हो, इसे अक्सर उत्तरदायी सरकार की दिशा में पहला कदम माना जाता है। हालांकि वो कदम बहुत छोटा था, अधूरा था। मतलब शुरुआत तो हुई। हाँ, एक तरह से शुरुआत हुई। द्वैध शासन भले ही फेल हो गया, लेकिन उसने प्रांतों में भारतीयों को शासन का कुछ अनुभव तो दिया। और इसी के अनुभव ने 1935 के अधिनियम में पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता का रास्ता साफ किया। और केंद्र में जो द्विसदनीय व्यवस्था आई या चुनावों का दायरा बढ़ा। हाँ, केंद्र में 2 सदनों की शुरुआत हुई। वोटिंग राइट सीमित थे, लेकिन पहले से ज्यादा लोगों को मिले। इन सब ने भविष्य की जो हमारी संसदीय प्रणाली है उसकी नींव रखने में मदद की। भारतीयों को विधानमंडलों में काम करने का, बहस करने का, बजट प्रक्रिया को समझने का मौका मिला। तो ये 1909 वाले सुधारों से तो आगे था। हाँ, निश्चित रूप से। 1909 में तो सिर्फ सलाह देने वाली परिषदें थीं। यहाँ कम से कम प्रांतों में कुछ हद तक जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि केंद्र तो पूरी तरह अंग्रेजों के नियंत्रण में ही रहा। तो क्या ये माना जाए कि अधिनियम अपने उद्देश्यों में कुछ हद तक सफल रहा? कुछ तो हासिल हुआ होगा। परिणाम मिले जुले थे। अगर सफलता देखें तो हाँ, कुछ प्रांतों में भारतीय मंत्रियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विभागों में अच्छा काम किया, अपनी काबिलियत दिखाई। इसने जो नरमपंथी नेता थे उन्हें कुछ समय के लिए शांत रखा। उन्हें लगा कि चलो कुछ तो मिल रहा है। और चुनावी प्रक्रिया का विस्तार? हाँ, चुनावी प्रक्रिया का विस्तार हुआ। मतदाता 0.1% से बढ़कर लगभग 10% हो गए। इससे राजनीतिक जागरूकता भी बढ़ी। लेकिन विफलताएं शायद ज्यादा बड़ी थीं। हाँ, विफलताएं ज्यादा स्पष्ट और बड़ी थी। ये राष्ट्रवादियों की स्वराज की मांग को पूरा करने में तो बिल्कुल नाकाम रहा। कांग्रेस का बहिष्कार और असहयोग आंदोलन इसी का सबूत है। और द्वैध शासन तो चला ही नहीं। बिल्कुल नहीं चला। वो व्यवस्था ही ऐसी थी कि चल नहीं सकती थी। गवर्नर का हस्तक्षेप, पैसों की कमी, मंत्रियों के लिए काम करना लगभग नामुमकिन था। और ये एक्ट भविष्य के बड़े आंदोलनों जैसे 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन उसे रोक नहीं पाया। इसकी आलोचना के मुख्य बिंदु क्या थे? सबसे ज्यादा किन बातों पर आपत्ति थी? सबसे तीखी आलोचना तो द्वैध शासन की ही हुई। ये जटिल थी, अव्यावहारिक थी, अतार्किक थी। जैसा हमने कहा, जिम्मेदारी और अधिकार का बंटवारा बिल्कुल गलत था। वित्त पर कंट्रोल नहीं तो मंत्री काम कैसे करे? और सीमित मताधिकार और सांप्रदायिक चुनाव, ये दूसरी बड़ी आलोचना थी। इतना कम वोटिंग राइट, ये कैसा लोकतंत्र? और पृथक निर्वाचक मंडल को और बढ़ाकर तो अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति को और मजबूत किया। इसने सांप्रदायिक अलगाव को और गहरा किया, जिसका बहुत बुरा नतीजा निकला। केंद्र के स्तर पर भी तो कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी गई थी ना? बिल्कुल नहीं। केंद्र में तो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल ही सब कुछ थी। विधानमंडल के पास असली ताकत नहीं थी। वो ना तो सरकार को हटा सकती थी, ना ही बजट को पूरी तरह कंट्रोल कर सकती थी। गवर्नर जनरल की शक्तियां तो असीमित थी लगभग। उस समय के भारतीय नेताओं ने इसे कैसे देखा? क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? लगभग सभी ने इसे निराशाजनक माना। तिलक ने इसे असंतोषजनक और निराशाजनक कहा। कांग्रेस ने अपर्याप्त कहा। गांधी जी भी खुश नहीं थे। सबको यही लगा कि ये सुधारों के नाम पर असली सत्ता देने से बचने की अंग्रेजों की चाल है, बस समय निकालने की कोशिश है। और बाद में स्वराज पार्टी बनी, उनका क्या रुख था? हाँ, जब 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई तो उनका मकसद ही यही था कि चुनाव जीतकर परिषदों में घुसा जाए और फिर अंदर से काम करके इस खोखली व्यवस्था को ठप कर दिया जाए, इसकी पोल खोली जाए। तो कुल मिलाके ये अधिनियम उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, लेकिन क्या इसकी कोई लंबी विरासत रही? कुछ असर छोड़ा इसने आगे के लिए? हाँ, इसकी कमियों के बावजूद इसका महत्व है। पहला, इसकी असफलता ने राष्ट्रीय आंदोलन को और तेज कर दिया। लोगों को समझ आ गया कि छोटे मोटे सुधारों से काम नहीं चलेगा, अब पूर्ण स्वराज चाहिए। अच्छा। दूसरा, इसी एक्ट में ये लिखा था कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग बनेगा। इसी के तहत 1927 में साइमन कमीशन बना, हालांकि समय से पहले बना दिया गया। हाँ, जिसका बहुत विरोध हुआ था, साइमन गो बैक। बिल्कुल, उस विरोध ने भी आजादी की लड़ाई को नई ताकत दी। और तीसरा, इसी एक्ट के अनुभवों और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही 1935 का भारत सरकार अधिनियम तैयार हुआ, जो हमारे आज के संविधान का एक बहुत बड़ा स्रोत है। और क्या इसने भविष्य के नेताओं को तैयार करने में भी कोई भूमिका निभाई? निश्चित रूप से। मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय जैसे कई बड़े नेताओं को विधानमंडलों में काम करने का, बहस करने का, संसदीय प्रक्रियाओं को सीखने का एक अहम अनुभव मिला। यह अनुभव आगे बहुत काम आया।
लेकिन इसकी एक नकारात्मक विरासत भी रही, जैसा आपने कहा, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली। हाँ, वो इसकी सबसे दुखद विरासत है। पृथक निर्वाचक मंडल के विस्तार ने जो विभाजनकारी राजनीति को हवा दी, उसका असर दशकों तक रहा और आखिर में देश के बंटवारे में भी उसकी एक भूमिका मानी जाती है। चलिए, अब परीक्षा की तैयारी कर रहे साथियों के लिए इस अधिनियम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को एक नज़र में दोहरा लेते हैं। कोशिश करते हैं कि कोई जरूरी तथ्य छूटे नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो मुख्य बिंदु संक्षेप में ये है। अधिनियम का नाम भारत सरकार अधिनियम 1919, दूसरा नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, मुख्य व्यक्ति एडविन मॉन्टेग्यू, भारत सचिव लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय। महत्वपूर्ण घोषणा मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917, जिसमें उत्तरदायी सरकार का वादा था। रिपोर्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918, पारित ब्रिटिश संसद द्वारा दिसंबर 1919 में, लागू 1921 से। सबसे खास बात, प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी की शुरुआत। प्रांतीय विषय 2 हिस्सों में बटे। एक आरक्षित रिजर्व्ड, गवर्नर के पास वित्त, पुलिस, न्याय। दूसरा हस्तांतरित ट्रांसफर्ड, भारतीय मंत्रियों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि। मंत्रियों की जवाबदेही, हस्तांतरित विषयों के मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। गवर्नर की ताकत प्रांत, मंत्रियों की सलाह मानने को बाध्य नहीं, वीटो, अध्यादेश, आरक्षित विषयों पर पूरा नियंत्रण। केंद्रीय विधानमंडल पहली बार द्विसदनीय बना। केंद्रीय सदन 1, राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट उच्च सदन 60 सदस्य 34 निर्वाचित। 2, केंद्रीय विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली निचला सदन 145 सदस्य 104 निर्वाचित। केंद्रीय सरकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। गवर्नर जनरल की ताकत वीटो, प्रमाणीकरण, सर्टिफिकेशन, अध्यादेश की शक्ति, बजट के बड़े हिस्से पर नियंत्रण नहीं। वोटिंग अधिकार बहुत सीमित, संपत्ति, टैक्स या शिक्षा पर आधारित, लगभग 10% वयस्क पुरुष। महिलाओं का वोट प्रांतों में सीमित आधार पर मिला, केंद्र में नहीं। पृथक निर्वाचक मंडल मुसलमानों के लिए जारी रहा और सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय लोगों के लिए भी लागू हुआ। वायसराय की कार्यकारी परिषद भारतीय सदस्य 1 से बढ़कर 3 हुए, कुल 8 में से। नया पद लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर फॉर इंडिया बना। भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उसकी ताकत कम नहीं हुई। समीक्षा का प्रावधान 10 साल बाद समीक्षा के लिए आयोग बनाने की बात, इसी से साइमन कमीशन बना। जुड़ी हुई घटनाएं, पहला विश्व युद्ध, लखनऊ पैक्ट, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, होम रूल, खिलाफत असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन। 1909 एक्ट से तुलना। 1909 में सलाहकार परिषदें, कोई जिम्मेदारी नहीं, केंद्र में 1 सदन, सिर्फ मुस्लिम पृथक निर्वाचक मंडल। 1919 में प्रांतों में आंशिक जिम्मेदारी, द्वैध शासन, केंद्र में 2 सदन, पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार। 1935 एक्ट से तुलना। 1935 में प्रांतों में पूरी स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन का प्रस्ताव लागू नहीं हुआ। वोटिंग अधिकार ज्यादा, संघीय ढांचा। मूल्यांकन, उत्तरदायी सरकार के तरफ पहला कदम, संसदीय अनुभव मिला पर विरोधाभासी, राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने में नाकाम, सांप्रदायिकता बढ़ी। बहुत अच्छे, एक अच्छा सार है। हाँ, ये सारांश निश्चित रूप से परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। तो कुल मिलाकर 1919 का अधिनियम भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक बहुत ही पेचीदा अध्याय है। एक ऐसा पड़ाव जहां कुछ आगे बढ़ने के संकेत तो दिखे, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर थी और रास्ता कांटों भरा था। इसकी अपनी सीमाएं थीं, अपने अंतर्विरोध थे, जिसने इसे भारतीय उम्मीदों पर खरा उतरने नहीं दिया। हाँ, और ये सोचने पे मजबूर करता है कि कैसे इस अधिनियम के अपने ही विरोधाभासों ने, मतलब एक तरफ कुछ अधिकार देने का आभास देना और दूसरी तरफ असली ताकत कसकर पकड़े रखना, इसने शायद भविष्य के और ज्यादा उग्र और ज्यादा तीव्र राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए जमीन तैयार कर दी। क्या सुधारों का ये अधूरापन ही बड़े संघर्षों की वजह बनता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल,
और जो श्रोता भारत के इतिहास और राजनीति को शुरू से और व्यवस्थित तरीके से समझना चाहते हैं, उन्हें याद दिला दें कि वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ सभी विषयों का स्पष्ट और संरचित कवरेज मिलेगा। जी, तो इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस एपिसोड पर अपनी प्रतिक्रिया दें, इसे लाइक करें। मिलते हैं अगले सत्र में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।